टीवी ज़्यादा लोकप्रिय क्यों हुआ? क्योंकि टीवी में हम लोग देख भी पाते हैं, सुन भी पाते हैं, और छवियों का अपना एक प्रभाव होता है। जब तुम कोई चीज़ देखते हो तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है, तो उसने टीवी को अधिक लोकप्रिय बनाया। रेडियो में हम खाली सुन सकते हैं, लेकिन टीवी में देख सकते थे, तो ये भी एक रेडियो की लिमिटेशन थी। उसका एक तरह से हम कह सकते हैं एक नकारात्मक पक्ष था। लेकिन रेडियो एक निजी साधन था। जैसे सिनेमा हॉल में जाके कोई तुम चीज़ देखो तो वो तुम्हारा हॉल नहीं है, तुम वहाँ जाके देख रहे हो खाली टिकट लेके, लेकिन अपना रेडियो है ना, अपनी जगह अपनी सुविधा के अनुसार आप रेडियो सुनते हो, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इससे ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है, सामाजिक व्यवहार में मार्गदर्शक का काम करता है, व्यक्तिगत अनुभव को बढ़ावा मिलता है, रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिलता है, यह वंचित और उत्पीड़ित तबके के लिए प्रेरणादायी होता है, और सलाह और सूचना के स्रोत के रूप में भी रेडियो काम करता है। ये हमें सलाह देता है, सूचनाएं देता है। तो ये सारी चीज़ें रेडियो के प्रभाव के रूप में गिनी जा सकती हैं। समाज के लिए रेडियो, मतलब समाज के लिए रेडियो क्यों उपयोगी है, तो इसमें भी इन्होंने कुछ बिंदु दिए हैं। जैसे सामाजिक मुद्दों को लेकर रेडियो जागरूकता लाने में उत्प्रेरक का काम करता है। जो सामाजिक मुद्दे हैं, कई मुद्दों पे लेके देखो रेडियो नाटक, वार्ता और तमाम चीज़ें होती रहती हैं। तो ऐसे सामाजिक मुद्दों में एक सामाजिक जागरण का काम जो है रेडियो के माध्यम से होता रहता है। और क्या करता है समाज के लिए रेडियो? यह नौकरी, काम धंधे, काम ज़रूरत की वस्तुएं तथा उपलब्ध सेवाओं की जानकारी देता है। यह हमें बताता है कि हमें जिस तरह का काम करना है उसके लिए किस किस तरह के संसाधन कहाँ कहाँ पे उपलब्ध हैं। अगर आप कोई नौकरी करना चाहते हैं तो उसके बारे में बताता है। अगर आप किसी खास विषय को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए आप कहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, उससे संबंधित आपको सामग्री कहाँ मिल सकती है, किताबें कहाँ मिल सकती हैं, अध्ययन अध्यापन की चीज़ें कहाँ मिल सकती हैं, वो सारी चीज़ें हमें रेडियो के द्वारा मालूम पड़ती हैं। और क्या करता है रेडियो? रेडियो विचारों की निरंतरता बनाए रखने में मदद करता है। मतलब अगर हम किसी खास तरह के व्यक्ति को, विचार को या रेडियो के कार्यक्रम को सुनते रहते हैं तो उस विचार से हम लगातार संपन्न होते रहते हैं। तो एक तरह से इस वैचारिक संपन्नता में रेडियो एक निरंतरता बनाए रखता है, कंटिन्यूटी बनाए रखता है। यह एक दूसरे को व्यक्तिगत और समूह में बोलने में सक्षम बनाता है। जैसे अगर आपको किसी विषय पर जानकारी मिलती है, सूचनाएं मिलती हैं, तो आप उस विचार को लेके, उस समस्या को लेके अपने विचार प्रस्तुत करने की प्रेरणा यहाँ से आपको मिल जाती है। अगर आपके पास तथ्य हैं, जानकारी है, कंटेंट है, तो उस बारे में जब कभी चर्चा होगी तो आप अपने विचार रख सकते हो। जैसे मान लो कोई अनपढ़ किसान ही है, उसने ये सुन लिया कि आम के पौधे में कीड़े लग जाने पर क्या करना चाहिए, उसने पूरा कार्यक्रम सुना और समझा। तो गांव देहात में, दोस्तों में, मित्रों में जब भी ये चर्चा होगी कि आम के पेड़ में कीड़े लगे हैं, उसे कैसे बचाया जाए, तो वो अपने ज्ञान को साझा कर सकता है। तो इस तरह उसके ज्ञान और समझ के विस्तार में रेडियो क्या करता है? सहायता करता है। तो इस तरह से रेडियो जो है सामाजिक जीवन में भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगली बात आती है जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं, कि रेडियो प्रसारण का इतिहास। रेडियो कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, पहला स्टेशन कहाँ पे शुरू हुआ, किस तरह के कार्यक्रम शुरू हुए, किस तरह के कलाकारों को जोड़ा गया, किस तरह की वार्ताएं शुरू हुई, ये सारी चीज़ें आपको रेडियो प्रसारण का जो इतिहास है उसमें आप लोगों को समझने को मिलेगा। तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया कि सन 1896 में 1896 में इटालियन मूल के आविष्कारक मार्कोनी ने सर्वप्रथम बेतार टेलीग्राफी की खोज की। उसने प्रदर्शित किया कि रेडियो तरंगे लंबी दूरी तक से संदेश भेजने में किस तरह उपयोगी हैं, और इस तरह वो रेडियो के आविष्कारक या जनक के रूप में जाने गए। कौन? मार्कोनी, जो कि इटालियन थे। उसके बाद सन 1907 1907 में
अमेरिकी और जर्मन अन्वेषकों ने दर्शाया कि रेडियो तरंगों के मार्फत भाषण और ऐसी अन्य आवाज़ भेज पाना इतना सुविधाजनक नहीं। तब जाकर रेडियो टेलीफोनी का रास्ता खुला। मतलब उन्होंने ये दिखाया कि किस तरह से मुश्किल तो है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, हम उसको कर सकते हैं। ये समझ विकसित हुई 1907 में। उसके बाद सन 1909 में मार्कोनी को भौतिकी में बेतार टेलीग्राफी में विकास के उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। इस खोज के लिए मार्कोनी को 1909 में नोबेल पुरस्कार भी मिला गया। हम सब जानते हैं कि युद्ध के दौरान संदेश और आवश्यक सूचनाएं भेजना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। उस समय प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ सन 1914 से ही रेडियो टेलीफोन का काफ़ी उपयोग किया गया था और रेडियो का उपयोग उस प्रथम विश्व युद्ध में हुआ। तो जैसे मैंने कहा कि विश्व युद्धों ने हमको बहुत कुछ दिया है, तो रेडियो भी एक तरह से उसी की देन है। सन 1961 में संयुक्त राज्य अमेरिका के पीटर्सबर्ग में एक निर्माण कंपनी के इंजीनियर आवाज़ के प्रसारण पर प्रयोग कर रहे थे, तो उन्होंने ग्रामोफोन रिकॉर्ड से संगीत के साथ वैकल्पिक बातचीत का निर्णय किया। यह देखकर उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा कि अप्रत्याशित रूप से उन्हें अनेक श्रोता मिल गए जो कि इस चीज़ को सुन रहे थे और धीरे धीरे इसका विकास जो है यूरोप में और अमेरिका में हुआ। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें कि भारत में रेडियो कब आया और भारत में रेडियो की शुरुआत कैसी हुई, तो इस बारे में जानकारी दी गई है कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम मुंबई रेडियो क्लब की ओर से जून 1923 में प्रसारित किया गया। 1923 मतलब आज़ादी के पहले मुंबई रेडियो क्लब की ओर से जून 1923 में भारत में रेडियो का पहला कार्यक्रम प्रसारित किया गया। इस कड़ी में प्रायोगिक तौर पर मुंबई और कलकत्ता क्षेत्रों में जुलाई 1927 में प्रसारण सेवा का शुभारंभ हुआ और जो रेडियो प्रसारण की शुरुआत भारत में पहली बार हुई वो कौन से क्षेत्रों में हुई? मुंबई और कलकत्ता। मुंबई और कलकत्ता क्षेत्रों में हुई, जिसके लिए भारत सरकार और भारतीय प्रसारण कंपनी लिमिटेड नाम की निजी कंपनी के बीच बाकायदा करार हुआ। भारतीय प्रसारण कंपनी लिमिटेड ये एक प्राइवेट कंपनी थी जिसका भारत सरकार उस समय के भारत सरकार के साथ करार हुआ। सन 1930 में इस कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, मतलब इसको नेशनलाइज कर दिया गया। इस कंपनी को कब किया गया नेशनलाइज? 1930 में इस कंपनी को का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके बाद इसे भारतीय गणराज्य इसके बाद इसे भारतीय गणराज्य प्रसारण सेवा नाम दे दिया गया। मतलब जिस कंपनी का नाम भारतीय प्रसारण कंपनी लिमिटेड था उसका नेशनलाइजेशन होने के बाद उसका नाम क्या रख दिया गया? भारतीय गणराज्य प्रसारण सेवा, उसका नया नाम हो गया। इस प्रयोग की सफलता से सरकार इतनी उत्साहित थी कि सन 1935 में इस सेवा को अस्थायी कर दिया गया। मतलब अस्थायी रूप से इस तरह की सेवा चलने लगी और एक अलग विभाग गठित कर दिया गया। जून 1936 में ISBS भारतीय गणराज्य प्रसारण सेवाध्य का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया और उसी का नाम 1936 में आगे चलकर क्या कर दिया गया? ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो इस तरह से 1936 में इसका नामकरण हुआ। तो जैसे आपको पूछा जा सकता है कि रेडियो का ऑल इंडिया रेडियो का नामकरण कब हुआ? 1936 में। सन 1957 में, मतलब अभी तक जो बातें हम लोग कर रहे हैं वो आज़ादी के पहले की कर रहे हैं। अब देखो आज़ादी के बाद, आज़ादी के लगभग 10 सालों बाद सन 1957 में इसे आकाशवाणी नाम से जाना गया। मतलब पहले उसका नाम ऑल इंडिया रेडियो किया गया 1936 में और आज़ादी के बाद 1957 में उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? आकाशवाणी।
और आकाशवाणी नाम ये अभी तक जो है चल रहा है। आकाशवाणी नाम से जाना गया। अंग्रेजी में ऑल इंडिया रेडियो नाम यथावत रहने दिया गया, हिंदी में आकाशवाणी कर दिया गया। प्रारंभ में प्रसारण पर प्रशासनिक नियंत्रण भारत सरकार के उद्योग और श्रम मंत्रालय के अधीन था। शुरू में ये किस मंत्रालय के मातहत आता था? श्रम और उद्योग मंत्रालय। 1937 में इसे संचार विभाग के अधीन कर दिया गया, संचार का अलग से विभाग ही बना दिया गया और 1937 में इसे संचार विभाग के अधीन कर दिया गया। तत्पश्चात 1941 में यह सूचना और प्रसारण विभाग के अधीन आ गया और बाद में वही विभाग, नया विभाग 1941 में बन गया जिसका नाम था सूचना और प्रसारण विभाग, उसके अंदर आ गया। बाद में आकाशवाणी और उसी के अनुदेश दूरदर्शन को भी प्रसार भारती नाम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी निकाय के रूप में दर्ज किया गया। बाद में यही जो है आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक स्वायत्त निकाय के रूप में दर्ज किया गया। इस तरह जो है पूरी कथा जो है रेडियो की भारत में किस तरह से विकास हुआ 1923 से लेके 1941 तक या 1941 कर रहा हूँ 1957 तक, उसकी एक पृष्ठभूमि मैंने आप लोगों को बताई। आज़ादी के बाद आकाशवाणी, तो आज़ादी के बाद सन 1947 में देश की आज़ादी के समय आकाशवाणी का 6 प्रसारण केंद्र तथा 18 ट्रांसमीटर का अपना नेटवर्क था। मतलब जब देश आज़ाद हुआ तब कितने प्रसारण केंद्र थे? 6। और कितने ट्रांसमीटर थे देश भर में? 18। लेकिन इस स्थिति की दयनीयता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि यह सारा तामझाम केवल देश के 2.5% भूभाग अर्थात मात्र 11% आबादी तक अपनी पहुंच को ले पाता था। मतलब 6 जो सेंटर थे और 18 ट्रांसमीटर थे, ये देश के कितनी बड़ी आबादी को कवर करते थे? खाली 11%। कहने का मतलब इसमें विकास की बहुत बड़ी ज़रूरत थी ताकि पूरे देश में ये पूरा एक तंत्र विकसित हो सके। आज़ादी के बाद इस नेटवर्क को 2.5% भूभाग मतलब 11% आबादी इसमें कवर होती थी और आज़ादी के बाद इस नेटवर्क को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया गया और उसी के परिणाम स्वरूप आज करीब 373 ट्रांसमीटरों सहित आकाशवाणी के अपने 231 रेडियो स्टेशन। बताओ 18 से कितने हो गए? 373। आज़ादी के समय हमारे पास 18 ट्रांसमीटर थे। आज़ादी के बाद जब प्रयास किया गया तो आज देश में 373 ट्रांसमीटरों सहित 231 रेडियो स्टेशन हैं, जिसमें 149 मीडियम वेव, 54 शॉर्ट वेव तथा 170 FM ट्रांसमीटर शामिल हैं। इसके चलते दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रेडियो की पहुंच 91.92% भूभाग की मतलब 99.16% आबादी तक हो गई। मतलब भारत के 99.16% आबादी तक आज रेडियो के कार्यक्रम पहुंच सकते हैं। कहने का मतलब संक्षेप में पूरे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर आसाम, अरुणाचल, वो पूरे पूर्वोत्तर भारत तक आज आप रेडियो के माध्यम से अपना संदेश प्रसारित कर सकते हो। यही कारण है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मन की बात रेडियो पे करते हैं। उसका कारण यही है कि रेडियो जहाँ कुछ नहीं है वहाँ भी रेडियो है, पूरे देश में वो कार्यक्रम प्रसारित होता है। तो ये रेडियो प्रसारण की और जनसंचार की एक बहुत बड़ी शक्ति बन गया पूरे भारत में। उसके बाद आकाशवाणी का प्रसारण तंत्र भी बढ़ा। आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रम 3 प्रकार के होते थे: राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय। नेशनल लेवल के कार्यक्रम प्रसारित होते थे, क्षेत्रीय मतलब महाराष्ट्र में मराठी होते थे और स्थानीय भी होते थे, मतलब कोंकण में कोंकणी, 40 गाँव में अहिरानी, इस तरह की भाषाओं में भी होते थे। इस तरह ये इन्होंने राष्ट्रीय कार्यक्रम भी किए, क्षेत्रीय कार्यक्रम भी किए और स्थानीय भाषाओं में भी कार्यक्रम किए। तो इस तरह राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय कार्यक्रम होते रहे।
विविध भारती हम लोग जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। विविध भारती नामक यह सेवा आकाशवाणी ने सन 1957 में शुरू की थी। 1957 में विविध भारती की शुरुआत हुई थी, जो पूरे देश में बहुत जल्दी प्रसिद्ध हो गई। किसी समय विविध भारती के देश भर में 40 केंद्र थे, जो समान तरंग दैर्घ्य वाले क्षेत्रों में कहीं भी सुने जा सकते थे। केंद्रीकृत रूप में कार्यक्रम मुंबई केंद्र पर रखे जाते थे, जहां से आकाशवाणी के अन्य प्रसारण केंद्रों के मार्फत इन्हें रिले किया जाता था। इनके अलावा क्षेत्रीय केंद्र उदाहरण स्वरूप जयपुर केंद्र इत्यादि क्षेत्र थे, जहां से कि इसके कार्यक्रम प्रसारित होते थे। विविध भारती के ये 40 केंद्र व्यावसायिक प्रसारण सेवा केंद्र के रूप में जाने जाते थे, जो देश के करीब 97% आबादी तक पहुंचते थे। सन 1967 में विविध भारती को पूर्णतः व्यावसायिक सेवा घोषित कर विज्ञापनों के लिए इसके द्वार खोल दिए गए। 1967 में इसकी व्यावसायिक सेवा भी शुरू हुई और इसके ऊपर विज्ञापन भी लेना शुरू कर दिया गया रेडियो के माध्यम से। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले रेडियो पे जब हम लोग क्रिकेट की कमेंट्री सुनते थे तो उसमें जब कोई चौका छक्का मारता था तो वो जो विज्ञापन देना रहता था वो, और ये मारा सचिन ने लाल दंत मंजन की तरह तेज चौका छक्का, तो कहने का मतलब लाल दंत मंजन का भी प्रचार प्रसार करते रहते थे। तो विज्ञापनों के द्वार रेडियो पे शुरू हो गए, व्यावसायिक प्रसारण शुरू हो गया। सन 1975 में भारत में जब आपातकाल की घोषणा हुई तो समस्त विपक्षी दलों ने एकजुट होकर इसके खिलाफ एक चुनावी व्यूह रचना तैयार की। इसके परिणाम स्वरूप सन 1977 में देश में आपातकाल हटा और निर्वाचित सरकार के साथ नई लोकसभा अस्तित्व में आई। नई सरकार ने प्रायोगिक तौर पर एक कार्य समिति का गठन किया, जिसने रेडियो और दूरदर्शन को स्वायत्त शासी निकाय के रूप में दर्ज करने की सिफारिश की। और सन 1978 में संसद में आकाश भारतीय बिल लाया गया। ये महत्वपूर्ण है। सन 1978 में संसद में आकाश भारतीय बिल लाया गया। बाद में इसी को प्रसारण भारती के नाम से आंशिक परिवर्तनों के साथ संसद के पटल पर रखा गया। कई वर्ष बाद सन 1990 में यह बिल संसद में पास हो सका और इसे अधिनियम का दर्जा मिला। इसके बाद इसे प्रसार भारती अधिनियम 1990 के नाम से जाना गया। और सामुदायिक रेडियो जो चालू हुए, FM रेडियो जो चालू हुए, उनकी लोकप्रियता के बारे में हम लोग जानते हैं। तो कहने का मतलब मार्कोनी जो आविष्कार करते हैं इटालियन नागरिक, वो भारत में आते आते उसका समय जो है, उसका पहला प्रसारण भारत में कब हो रहा है? 1923 के आसपास हो रहा है। और आज़ादी के पहले जहां हम 18 ट्रांसमीटर पे थे, मतलब खाली देश के 11% जनसंख्या को कवर कर रहे थे, आज़ादी के बाद आज लगभग देश की 100% आबादी, 99 कुछ उन्होंने कहा है, तो हम कह सकते हैं कि लगभग 100% आबादी रेडियो कार्यक्रमों को सुन सकती है। और ये बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में इतना बड़ा नेटवर्क रेडियो का आज फैल गया है। वो सूचनाओं के आदान प्रदान का एक सशक्त साधन है, जो जनसंचार का बहुत सशक्त साधन है। तो आज हम लोगों ने रेडियो के बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा की, इसके आविष्कार, भारत में इसकी शुरुआत और इसके प्रचार प्रसार और इसकी व्याप्ति, समाज के लिए इसकी उपयोगिता इत्यादि की चर्चा हम लोगों ने की। इसी तरह कल के व्याख्यान में हम लोग क्या करेंगे? कल हम लोग दूरदर्शन के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और दूरदर्शन के आविष्कार और भारत में उसके प्रचार प्रसार और उसके योगदान की विधिवत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कल आप लोग दूरदर्शन के बारे में थोड़ा पढ़ के आना। नोट्स मैंने आप लोगों के साथ पहले से साझा किया हुआ है। तो रेडियो का ये व्याख्यान हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं।